नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट ISPCS में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5। जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा गया है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी को हम लोग एक करके देखने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित अंत में जो प्रश्न उत्तर है उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक का नाम ही है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चैप्टर 5। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है, जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे कि भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। और जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा दूसरी गैसें पाई जाती है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह समझ लिया कि पर्यावरण के जो 3 महत्वपूर्ण जो घटक हैं, पर्यावरण के 3 जो महत्वपूर्ण जो घटक हैं वो कौन कौन से 3 घटक हैं। तो 3 घटक में एक हो गया आपका भूमंडल, दूसरा दूसरा आपका हो गया वायुमंडल, वायुमंडल, और तीसरा आपका हो गया जलमंडल। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी के प्रमुख मतलब कि पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण जो घटक है वो है भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोग क्लियर हुआ होगा। आगे लिखा गया है शब्द की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एटमस का अर्थ है वाष्प। आपसे पूछा जा सकता है कि लिथोस का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका पत्थर। एटमॉस का क्या अर्थ है, तो एटमॉस का अर्थ हो जाएगा वाष्प। ह्यूडर का क्या अर्थ है, तो ह्यूडर का अर्थ हो जाएगा आपका जल। बायोस का अर्थ है जीवन। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। पहला तो प्रश्न यह आ सकता है आपके एग्जाम में कि पृथ्वी पर पर्यावरण के जो 3 महत्वपूर्ण घटक है वो कौन कौन से हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। आगे अगला है कि ग्रीक भाषा में लिथोस का जो अर्थ है, लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प और आपका ह्यूडर का अर्थ है जल, और बायोस का अर्थ है आपका जीवन। तो यहाँ से 4 पॉइंट है, ये भी इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भूमंडल आखिर क्या है और भूमंडल से संबंधित क्या तथ्य लिखे हुए हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है जहां पर हम निवास करते हैं। यह भूपर्वती के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य मापा जाता है, शून्य माना जाता है। अगला, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं तो टोटल जो हमारे महासागर हैं वो टोटल 5 है। ठीक है, पहला हो गया आपका प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया हिंद महासागर। अब आप सोचेंगे कि प्रशांत महासागर यहाँ भी दिया हुआ है, प्रशांत महासागर यहाँ भी दिया हुआ है। पृथ्वी गोल है, ठीक है ना, इसकी परत को खोला गया है जिसकी वजह से ये आपस में जब जाकर के वो मिलेगी तो वो प्रशांत महासागर ही होगा। तो यहाँ हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। चौथा हो गया आपका आर्कटिक महासागर, ये हो गया 4 नंबर, और 5वां हो गया आपका अटलांटिक महासागर। तो इस प्रकार से महासागरों की जो संख्या है वो टोटल 5 है। इस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जो एस शेप में है। तो एस शेप में जो महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा ऐसा महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, तो प्रशांत महासागर इन 5 में सबसे बड़ा महासागर है। एक ऐसे महासागर का नाम बताइए जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो वह है आपका हिंद महासागर। तो इस प्रकार से ये जो महासागर से संबंधित जो प्रश्न थे वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कंटिनेंट के बारे में। तो एशिया है, ठीक है, महाद्वीप के बारे में, एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका अंटार्कटिका और एक है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से महाद्वीपों की संख्या कितनी होगी, टोटल 7। नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये दक्षिण अमेरिका हो गया, 5वां,
छठा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर में हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, दक्षिणी महासागर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, अंटार्कटिका को। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि टोटल महाद्वीपों की जो संख्या है वह 7 है, और वहीं जहां महासागर के बारे में बात करें तो महासागरों की संख्या 5 है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, जिसके हिसाब से आप पार्ट को अच्छे से देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ, कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है, जिसका नाम है आपका मरियाना गर्त, यानी कि इसे मरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं महाद्वीप की तरफ। तो महाद्वीप को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी, और दूसरे थे तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने चढ़ाई की थी 29 मई 1953 को, जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,848 मीटर, उस पर उन्होंने पहले व्यक्ति थे वहां पे जाने वाले। जापान की जुंको ताबोई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और वहीं भारत की बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो यहाँ से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जिसमें के नाम ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तो ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। नेक्स्ट है महाद्वीप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब एशिया के बारे में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वाले में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है, यानी कि यूराल पर्वत ही है जो यूरोप को एशिया से अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, इसका मतलब है यूरोप प्लस एशिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे एशिया के बाद अब यूरोप के बारे में क्या लिखा गया है। तो जैसा कि यूरोप के बारे में लिखा गया है, दूसरा महाद्वीप, ठीक है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। अगला है आपका अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तो वो हो जाएगा आपका आंसर अफ्रीका। विश्वत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से महाद्वीप हैं जिनसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों एक साथ गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील है अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अगला है आपका उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला अगर बात किया जाए आपसे तो पहला जो सबसे बड़ा महाद्वीप हुआ है एशिया। एशिया के बाद आपका हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अफ्रीका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप ये इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका है और यह दक्षिण
अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? एक तरफ है प्रशांत महासागर, नीचे है आर्कटिक महासागर और यहाँ पे है आपका अटलांटिक। यहाँ पे हो गया आपका प्रशांत महासागर एक नंबर, इस साइड में है आपका अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे हो गया आपका अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अटलांटिक महासागर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरफ हो गया प्रशांत महासागर, यहाँ हो गया अटलांटिक महासागर, और ये हो गया आपका अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, कौन सा महासागर जो एस शेप में है तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो यहाँ पे हो गया आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे हो गया आपका तीसरा अंटार्कटिका महासागर। दक्षिण अमेरिका, ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? पूर्व और पश्चिम में। तो यहाँ बात किया पूर्व में और यहाँ बात किया पश्चिम में। तो पूर्व में है आपका अटलांटिक महासागर और पश्चिम में है आपका प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेजन जो नदी है वो कहाँ बहती है? तो वो दक्षिण अमेरिका में बहती है। अब यहाँ पे एक सवाल है ना कि जल संधि, पनामा जल संधि से जुड़ी हुई है उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो जल संधि का क्या अर्थ है? जल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो उसका है नाम आपका पाक जल संधि। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे कहते हैं पाक जल संधि। भारत एवं श्रीलंका के बीच इस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। क्या लिखा हुआ है? जल संधि। वहां लिखा था स्थल संधि और यहाँ लिखा हुआ है जल संधि। पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे स्थल संधि और जल संधि दोनों में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कि क्या लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछा जा सकता है कि एक ऐसे महाद्वीप का नाम बताइए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंतिम है आपका अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पे संस्थान है। इनके नाम है मैत्री और दूसरा है आपका दक्षिण गंगोत्री। तो यहाँ से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कोई 2 शोध केंद्र का नाम बताइए। तो एक हो जाएगा आपका मैत्री, दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिण गंगोत्री। इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जलमंडल क्या है। जलमंडल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि वह पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे हम पी ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव के उपयोग में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा वह खारा होता है। आगे देखते हैं हम लोग। मानव के उपयोग में आ ही नहीं सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी कि वो पीने योग्य होता है, उसमें नमक की मात्रा कम होती है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। 97% पानी जो है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, पूरे पृथ्वी का 97% पानी जो है पूरी तरह से खारा है, जिसमें से 3% पानी है जो कि 3% में से केवल 1% पानी है जो पीने योग्य है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी बड़ी कमी है। अगला है आपका महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के 3 मुख्य गतियां हैं।
बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, अगला है दक्षिणी महासागर तथा अंतिम है आपका अंतिम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर यही है आपका अंटार्कटिका महासागर। इसे अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं और इसे अंटार्कटिका महाद्वीप भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे महासागरों के बारे में कि आखिर में महासागर में क्या लिखा है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे बड़ी जो महासागर है वह है आपका प्रशांत महासागर। तो पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के बारे में कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना जो ट्रेंच है, जिसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 11,022 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर के बारे में बात करें तो वह है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे है आपका अटलांटिक महासागर। या अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर, मैंने बताया ना आप लोग को, जैसा कि कौन सा ऐसा महासागर जो एस शेप में है, तो उसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों, जहां पे जलपोत आकर रुकते हैं, एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे व्यस्त महासागर का नाम बताओ क्या है, तो सबसे व्यस्त महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा महासागर है जो त्रिभुजाकार है यानी कि ट्रायंगल शेप में है, जिसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दक्षिणी महासागर के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है दक्षिणी महासागर के बारे में कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला है आपका आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से पूरी तरह से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे वायुमंडल के बारे में कि आखिर में वायुमंडल क्या है। तो आपसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वायुमंडल की टोटल कितनी परतें हैं। तो वायुमंडल की परतों के बारे में अगर बात करें तो पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, नेक्स्ट है आपका आयन मंडल और अगला है आपका बहिर्मंडल। तो ये क्रम आपका एग्जाम में इस तरह से दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि क्षोभ मंडल के ऊपर में कौन सा मंडल है, तो समताप मंडल, या फिर मध्य मंडल जो है किन दो मंडलों के बीच में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल और समताप मंडल। तो ये जो क्रम है आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और अंत में है आपका बहिर्मंडल। पढ़ते हैं हम लोग वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। उससे हानिकारक किरणों को पराबैंगनी किरणें कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेस कहा जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। 5 परत कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ध्यान रखिएगा, और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि केवल 1% में है। तो सबसे ज्यादा जो मात्रा वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन की है, टोटल 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। बाकी सभी गैस जो है वो 1% के अंतर्गत आते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है।
जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण, जैसा कि आप देख रहे हैं पर्वतारोही है जो पहाड़ की तरफ क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान जो है वो धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जीवमंडल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जीवमंडल में वो सभी तत्व आएंगे जैसे कि मनुष्य भी आएंगे, उसमें सभी जंतु आएंगे और पेड़ पौधे भी आएंगे। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक है जंतु जगत और दूसरा है आपका पादप जगत। पादप जगत में ही आपका पेड़ पौधा आएगा, में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में पूरी तरह से डूब गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि टोटल जो महाद्वीपों की संख्या है वो टोटल आपकी 7 है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और नेक्स्ट हम लोगों ने महासागर के बारे में पढ़ा। जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर पढ़ा गया वो है आपका हिंद महासागर। इस प्रकार से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर जो कि एस शेप में बना हुआ है, एग्जाम में यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हिंद महासागर, ऊपर है आपका आर्कटिक महासागर और नीचे में है आपका दक्षिणी महासागर जिसे अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, और जीवमंडल से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर से संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से प्रश्न है और कैसे प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। तो जैसा कि पहला ही प्रश्न लिखा हुआ है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो अभी हम लोग ने हाल ही में पढ़ा भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। मैं एक एक करके लिख दे रहा हूं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा भूमंडल, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जलमंडल, नेक्स्ट है आपका वायुमंडल और अगला है आपका जीवमंडल। तो इस प्रकार से पृथ्वी के जो 4 प्रमुख परिमंडल हैं वो कौन कौन से हैं? भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो महाद्वीप टोटल 7 है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है कि 2 महाद्वीपों के नाम बताइए, लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक है आपका ऑस्ट्रेलिया और एक है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। तो वायुमंडल के टोटल 5 परतें हैं। 5 परतें में पहला है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगला, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से 97% जो भाग है वो पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्थल का बहुत बड़ा भाग इसमें पाया जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग पाए जाने की वजह से उत्तरी गोलार्ध को
स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए उपयुक्त है क्योंकि ये जो जीवमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जैसा कि बताया गया है कि एक जंतु जगत और एक पादप जगत में इसे बांटा गया है। तो जंतु जगत जो है वो पूरी तरह से पादप जगत पर पूरी तरह से आश्रित है। और यहाँ पे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन की, पृथ्वी पौधों को वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन के साथ साथ। यही वजह कि उन्हें जीने के लिए तथा अपना खाना भोजन पकाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मनुष्य द्वारा रिलीज होती है, जिसके वजह से पादप जो है यानी पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य जितने भी जंतु हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करके अपने जीवन को बचा पाते हैं या फिर अपने सांस ले पाते हैं। तो इस प्रकार से जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल जरूरी है क्योंकि वह एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। अगला, अब इन तमाम प्रश्नों के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो पहला, जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो वो है आपका यूराल पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग, जो पूरी तरह से इसको अलग करती है। नेक्स्ट 2 नंबर है कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है, तो ये पूरी तरह से स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है सबसे ज्यादा है, लगभग 78% है। 21% आपका ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर बात करें तो 0.003% है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन हो गया, ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार की जो गैस है इन सभी का जो मेल मिलाप मतलब पूरी तरह से ये सम्मिलित है पूरे वायुमंडल में 1%, ठीक है, और 78% यानी कि सबसे बड़ा जो है, सबसे ज्यादा जो गैस की मात्रा है वो नाइट्रोजन की है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है, तो पृथ्वी का जो थल मंडल है वो पूरी तरह से चट्टानों का बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। और वहीं आपसे अगर पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका, सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया। तो इस प्रकार से सही गलत भी क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं खाली स्थान की तरफ। खाली स्थान में क्या लिखा हुआ है, तो जैसा कि ये प्रश्न है, पहला खाली स्थान क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा, ठीक है, मरियाना गर्त जिसे कहते हैं, इंग्लिश में से ट्रेंच कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है 11,022 मीटर। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला, महासागर का नाम एक देश का नाम पर पड़ा गया, तो वह है आपका हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर का जो नाम है वो हमारे देश के नाम पर पड़ा है, किसी देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है, यानी कि इंडिया। अगला है आपका स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो उसे हम कहेंगे जीवमंडल। स्थल जल तथा हवा का एक भाग है, ठीक है, जीवमंडल जो है वह स्थल जल तथा हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया, ठीक है। अगला है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है आपके 8,848 मीटर, ठीक है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर चढ़ाई किया था, ठीक है। जुंको तोबई पहले ऐसी महिला थी जो इस पर चढ़ाई की थी, और भारत की ओर से बछेंद्री पाल जो थी इस पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर 5 पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिसमें हम लोगों ने महाद्वीप, महासागर और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, और खास करके हम लोगों ने वो भी पढ़ा वायुमंडल की कितनी परतें होती है, टोटल 5 परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जीवमंडल, प्राणी जगत के बारे में हम लोगों ने समझा, पादप जगत के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है, जंतु मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, इन सभी चीजों को हम लोगों ने, वायुमंडल, जल मंडल के बारे में हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जो टॉपिक है आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक या नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।